हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग ग्रेट। लाइफ में यार बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार कंप्लीट उप्स के ऊपर, ठीक है, जो भी आपको प्लेसमेंट में ज़रूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी प्लेसमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी उप्स में जो आपको जानना है, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो आपको बिल्कुल भी यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डबल ओपी और पीओपी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको इसको एक्सपेंड करके बताना होगा, ठीक है। तो डबल ओपी क्या होता है? तो डबल ओपी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और पीओपी क्या होता है? पीओपी होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हो गया पहला, आपको एक्सपेंड करके बताना। दूसरा इसका अप्रोच, ठीक है। डबल ओपी जो अप्रोच फॉलो करता है वो होता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। और जो पीओपी अप्रोच फॉलो करता है वो होता है टॉप डाउन अप्रोच। उसके बाद ये आपको बताना है कि यार कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे फोकस करता है। जैसे जो डबल ओपी है वो फोकस करता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे, ठीक है। जबकि जो पीओपी है वो फोकस मेनली करता है फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है उसके फीचर्स के ऊपर। जैसे जो उप्स के जो भी फीचर्स है वो ऑफकोर्स पीओपी में नहीं होंगे, तो उससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ईपीआईडी फीचर्स होते हैं इसके। पहला इनकैप्सुलेशन, आप बोल सकते हैं उप्स में होता है, पीओपी में नहीं होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म उप्स में होता है, पीओपी में नहीं होता है। इनहेरिटेंस उप्स में होता है, पीओपी में नहीं होता है, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन उप्स में होता है, पीओपी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप ऐसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो कौन कौन सा डिफरेंस मैंने बताया? पहला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये जो अप्रोच फॉलो करता है वो होता है बॉटम अप अप्रोच, और जो पीओपी फॉलो करता है वो होता है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। उसके बाद जो एम्फेसिस, जो उप्स है वो मेनली एम्फेसिस करता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे, और पीओपी जो फोकस करता है वो करता है फंक्शंस पे, ठीक है। और ये फीचर्स के ऊपर भी आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलो, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहला कवर हो गया, ठीक है। दूसरा होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की। तो क्लासेस क्या होता है यार? क्लासेस क्या होता है? क्लासेस होता है ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्लूप्रिंट बोल लो या प्रोटोटाइप बोल लो या फिर लेआउट बोल लो, टेम्पलेट बोल लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक प्रोटोटाइप होता है, ओके। इसमें क्या क्या होता है? इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है और कुछ मेथड्स होता है। बस इतना काफ़ी है यार बोलना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। इंस्टेंस होता है क्लास का जो कि रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ एंटिटीज़ को, ठीक है। इसके पास क्या क्या होता है? स्टेट्स होता है और बिहेवियर होता है। तो इतना बोलना काफ़ी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि एक छोटा सा एक डेमो, एक कोड कर सकते हो। जैसे ये कोड हो गया, ठीक है। एक क्लास हो गया कार नाम का, ठीक है। और क्या कर रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसे ही एक कुछ वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है, डेटा मेंबर जिसको बोलते हैं, और कुछ फंक्शंस बना दिए, ठीक है, जिसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और एक ऑब्जेक्ट बना दो कार का ऑब्जेक्ट, जैसे ऑडी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक सिंपल डेमो कोड, ठीक है। उसके बाद यार तीसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तीसरा क्या बनता है यार? फीचर ऑफ उप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टेंशन मत लो, इतना कर लोगे ना काफ़ी है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। मेनली यही पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। उसके बाद तीसरा यार फीचर ऑफ उप्स। तो फीचर ऑफ उप्स क्या होता है? तो आपको कैसे याद रखना? फीचर ऑफ उप्स ईपीआईडी, ठीक है। फीचर्स बोल लो या पिलर्स बोल लो उप्स का, ठीक है। 4 पिलर होते हैं। ईपीआईडी, ई क्या होता है? ई होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या? इनकैप्सुलेशन कैप्सूल जैसे होता है, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी डेटा मेंबर्स है, ठीक है, और जो फंक्शंस है वो एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। नाम से पता चल रहा है इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल के अंदर डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन दोनों होगा, ठीक है। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है यार? तो पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, मतलब मेनी फॉर्म्स। जब भी कोई फंक्शन या फिर ऑपरेटर, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म ले पाए उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। व्हेन अ फंक्शन और ऑपरेटर टेक्स मेनी फॉर्म उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक एग्जांपल से समझा देना। एग्जांपल से कैसे? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इन रियल लाइफ हम क्या करते हैं, अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे एम्प्लॉय बिहेव करते हैं, ठीक है। जब स्कूल जाते हैं एज ए स्टूडेंट बिहेव करते हैं। जब फैमिली के साथ होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं तो उनका
एज अ सन और डॉटर बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेम पर्सन डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली बिहेव करता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है आई, मतलब इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी है जिससे एक क्लास दूसरे क्लास की कुछ प्रॉपर्टी को डिराइव करता है, ठीक है। इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी इन विच वन क्लास डिराइव्स प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। जैसे रियल लाइफ में समझे तो पेरेंट्स है और हम हैं, हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स के डिराइव किए हुए हैं, ठीक है, प्लस हमारे पास कुछ अपना बिहेवियर है। उसके बाद लास्ट डी मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें हमारे लिए जो यूज़फुल है बस हमें उससे मतलब है। मतलब क्या कि सपोज़ तुम्हें कार चलाना है, तुम्हें कार चलाना आता है, लेकिन कैसे इंजन काम कर रहा है, कैसे ब्रेकिंग काम कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, तो उससे हमें नहीं पता, बस हमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी इन विच वी हाइड द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शो ओनली द यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। चलो बढ़िया। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, जो चौथा टॉपिक है वो क्या है यार? तीसरा तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। चौथा है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है हम समझ लिए थे, अब टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, क्या होता है? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा वो अगर कंपाइल टाइम पे पता चल रहा है तो वो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन को इन्वोक करना है अगर वो रन टाइम पे पता चले तो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अगर एग्जांपल का बात हो तो हम दे सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, और अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देना हो तो हम बोल सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो समझते हैं थोड़ा थोड़ा कोड से फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है। सो देखते हैं। तो देखो यार फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। देखो फंक्शन ओवरलोडिंग पहले समझते हैं क्या होता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझ लो कि देखो ये एक फंक्शन एरिया नाम का और ये भी एक फंक्शन एरिया नाम का, ठीक है। ये एक पैरामीटर है रिसीव कर रहा है और ये दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसा मेन के अंदर एक इसे कॉल करते हैं सपोज, ठीक है, इसको मेन के अंदर से कॉल करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मान के चलो हम इसको ऐसे कॉल करते हैं कि इंट बी इक्वल्स एरिया। अब एरिया के अंदर हम भेज देते हैं 4, एक सिंगल पैरामीटर भेजते हैं, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये भी सिंगल पैरामीटर रिसीव कर रहा है और हम सिंगल पैरामीटर भेज रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो वाले फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जो पहला वाला फंक्शन है, ठीक है। कैसे? तो ये कब पता चला? कंपाइल टाइम पे ही पता चल गया, तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और यही अगर एक और फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है, सी एरिया, इसमें दो पैरामीटर के भेजेंगे 2,3, तो पता चल गया कि ये कौन सा एरिया कॉल होगा फंक्शन, ये वाला कॉल होगा, क्योंकि ये दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यही है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या कि ये फंक्शन का नाम सेम हो, ठीक है, फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन उसका सिग्नेचर, देखो ये सिग्नेचर है। सिग्नेचर मतलब क्या होता है? सिग्नेचर मतलब होता है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है, वो डिफरेंट हो सिर्फ, मतलब नेम सेम हो। देखो दोनों का एरिया, फंक्शन का नाम दोनों का एरिया ही है, लेकिन क्या है? सिग्नेचर डिफरेंट। सिग्नेचर मतलब क्या? इंट ए है और यहाँ पर दो पैरामीटर है, यहाँ पे एक पैरामीटर है, या तो नंबर में वेरी करे या तो डेटा टाइप अलग अलग हो। मतलब क्या? जैसे इंट है और हो सकता है यहाँ पर इंट ना हो कि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर फ्लोट होता, यहाँ पर फ्लोट हो जाता, तो ये बात हुआ, ठीक है। तो सिग्नेचर अलग हो गया ना, और नाम फंक्शन का सेम है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। चलो अब समझते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? चलो देखो, जैसे सपोज एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास ए है, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन है एरिया नाम का, ठीक है। एक और क्लास बी है जो कि इनहेरिट कर रहा है ए को, मतलब एक क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मतलब समझते हैं। देखो ये पब्लिक है ना,
ये मोड है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे क्या होता है, ये मोड है, ठीक है। तो पब्लिक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इसके पब्लिक में होगा, मतलब जो भी बेस क्लास, ये डिराइव किसको आ रहा है, ए को ना, तो ए का जो भी पब्लिक में जो भी होगा वो इसके पब्लिक में आ जाएगा, इसके पब्लिक में आ जाएगा। मतलब ये वाला जो है ना एरिया, ये उठ के यहाँ पर आ गया है पब्लिक में इसका, ठीक है, इसके पब्लिक में आ चुका है, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन आ चुका है। हम लिख देते हैं एरिया कौन सा, ए का एरिया भी आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एरिया को कॉल कर दिया। अब देखो यार, एरिया इसमें ए का भी एरिया प्रेजेंट है, ठीक है, और इसका अपना बी का भी एक एरिया है वो भी प्रेजेंट है। तो कौन सा कॉल होगा, तो वो कॉल होगा जो कि डिराइव क्लास है, बी क्या है, डिराइव क्लास है, तो डिराइव क्लास वाला एरिया कॉल होगा। तो यही होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब क्या, जो पहले से जो डेफिनेशन था, जो फंक्शन था, वो ओवरराइड हो गया, ठीक है, दूसरे वाले डेफिनेशन से, क्योंकि नाम सेम है दोनों का, ए बी एरिया, सिग्नेचर भी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरराइडिंग, मतलब डेफिनेशन ओवरराइड हो गया, ठीक है। जब हम कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, ये वाला कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कॉल होगा, यहाँ पर कॉल होगा जो बी का है, बीज एरिया कॉल होगा, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग क्या, तो ओवरलोडिंग मतलब क्या कि फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। ओवरराइडिंग क्या हो गया कि फंक्शन का नाम और सिग्नेचर दोनों सेम होगा, कहाँ कहाँ, बेस क्लास और डिराइव क्लास में। और जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, तो कौन सा कॉल होगा, जो डिराइव क्लास में, बेस क्लास वाला कॉल नहीं होगा। तो यही होता है फंक्शन ओवरराइड, मतलब उसका डेफिनेशन ओवरराइड हो गया। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट है यार टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझते हैं क्या होता है। देखो डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यार देखो मेनली 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल लेवल, एक होता है मल्टी लेवल, एक होता है मल्टीपल, ये जैसे मल्टीपल हो गया इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझते हैं क्या होता है। देखो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक बेस क्लास होगा और एक डिराइव क्लास होगा, ठीक है, बस उसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें मल्टीपल बेस क्लास हो और एक डिराइव क्लास हो। नाम से पता चला मल्टीपल मतलब मल्टीपल बेस क्लास होगा और एक डिराइव क्लास होगा, ठीक है। देखो यार जैसे ये क्या है एग्जांपल, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, क्यों, क्योंकि एक बेस क्लास है ए और एक डिराइव क्लास है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो एक और ऊपर में कहीं क्लास बना हो रहता सी करके, तो ये पब्लिक और सी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि मल्टीपल स्केल बी क्या मल्टीपल बेस क्लास हो गया और ये एक सिंगल डिराइव क्लास है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। हाँ अब क्या है, अब है मल्टी लेवल। देखो नाम से पता चल रहा है मल्टी लेवल मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले एक बेस क्लास हुआ, ठीक है, उससे एक क्लास डिराइव हुआ और फिर उससे भी एक क्लास डिराइव हुआ। मतलब ऐसा कुछ होगा कि ए है, ठीक है, उसके ए है, उसके नीचे फिर एक बी है जिसे डिराइव हुआ, उसके नीचे एक और सी है जो बी से डिराइव हुआ। तो ये हो गया क्या मल्टी लेवल, जिसमें मोर देन वन बेस क्लास होता है और मोर देन वन डिराइव क्लास होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मल्टी लेवल, मतलब लेवल वाइज होता है। हायरार्किकल क्या होता है इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है और मल्टीपल डिराइव क्लास होता है, ठीक है। हाँ हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है यार, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। अब देखो सेम टाइप के नहीं होने चाहिए, मतलब क्या कि अगर सिंगल लेवल और मल्टी लेवल को मिला देंगे अगर तो मल्टी लेवल ही बन जाएगा, तो वो अलग अलग नहीं हुआ, ठीक है। अब हो सकता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को और हायरार्किकल को मिला दो तो वो हो जाएगा हाइब्रिड, ठीक है। ये होता है। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार जल्दी से। सिंगल लेवल क्या हो गया, एक बेस क्लास होगा एक डिराइव क्लास होगा। मल्टीपल क्या होता है, जैसे मल्टीपल बेस क्लास हो एक डिराइव क्लास हो। मल्टी लेवल मतलब मल्टीपल मतलब एक बेस बहुत सारे डिराइव क्लास हो बहुत सारे बेस क्लास हो, ठीक है। मतलब क्या है कि एक बेस क्लास होगा फिर उससे एक डिराइव क्लास होगा, ठीक है, और उससे भी एक क्लास डिराइव होगा, ठीक है। तो जो क्लास अभी हो सकता है अपने ऊपर के लिए मतलब एज अ डिराइव क्लास बिहेव करा, वो अपने आगे वाला के लिए एज अ बेस क्लास बिहेव करे, ठीक है।
हायरार्की क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट क्लास हो, एक बेस क्लास हो और दो से ज़्यादा मतलब मल्टीपल डिराइव क्लास हो, ठीक है। हाइब्रिड कलेक्शन ऑफ टू इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं, टू और मोर इनहेरिटेंस। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ इनहेरिटेंस। वो टाइप्स था इनहेरिटेंस का, अब मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखो, ये जैसे था ना यहाँ पर, ये पब्लिक, ये क्या हो गया मोड ऑफ इनहेरिटेंस, या प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखो मोड ऑफ इनहेरिटेंस में 3 आता है, एक होता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। 3 मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड C++ में, ठीक है। अब देखो क्या क्या इसका खासियत है, ठीक है। वो लिखने से क्या होता है समझना, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, समझ लेना। अगर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, पब्लिक, तो क्या होगा कि जो बेस क्लास का, देखो पहला जो है ना वो बेस क्लास का मेंबर है और दूसरा वाला डिराइव क्लास का मेंबर होगा, ठीक है। तो देखो जो बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होगा वो डिराइव के पब्लिक मेंबर में चल जाएगा, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड मेंबर होगा बेस क्लास का वो बन जाएगा प्रोटेक्टेड डिराइव क्लास का मेंबर। अगर प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है तो क्या होगा कि जो पब्लिक मेंबर्स है बेस क्लास का वो बन जाएगा प्राइवेट में आ जाएगा डिराइव क्लास का, और जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास का वो भी आ जाएगा प्राइवेट में डिराइव क्लास का। मतलब क्या कि अगर प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों बेस क्लास का जो मेंबर है वो बन जाएगा प्राइवेट डिराइव क्लास का, ठीक है। वैसे ही अगर प्रोटेक्टेड है अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर बेस क्लास का क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड डिराइव क्लास का, ठीक है। फिर से समझते हैं, अगर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस है तो पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा और प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में जाएगा। मतलब प्रोटेक्टेड वाला जो बेस क्लास का मेंबर है वो प्रोटेक्टेड एरिया में ही जाएगा डिराइव क्लास का, ठीक है। अगर प्राइवेट है तो उस बेस क्लास का पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों प्राइवेट सेक्शन में आ जाएगा डिराइव क्लास का। अगर प्रोटेक्टेड है तब भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड किस में आ जाएगा, इसका प्रोटेक्टेड में डिराइव क्लास का। क्लियर होगा यार, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल समझते हैं क्या होता है। चलो स्टैटिक वेरिएबल देखो, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। हाँ, तो स्टैटिक वेरिएबल मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल, ठीक है, अगर कोई वेरिएबल को आपने स्टैटिक बना दिया, इसका मतलब क्या कि उसका एक सिंगल कॉपी बनेगा। नहीं समझ में आया, समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास ए है, पब्लिक में उसका 2 मेंबर है, एक मेंबर है ऐसा ही x और एक है स्टैटिक वेरिएबल y, ठीक है। तो देखो एक का हम क्या किए, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, OB1 और OB2, ठीक है। एक क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक OB1 और एक OB2, ठीक है। तो समझना ये x जो है, ठीक है, उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, OB1 का एक अपना x होगा, OB2 का एक अपना x होगा, ठीक है। सेपरेट दोनों के पास अलग अलग x होगा। लेकिन ये जो स्टैटिक है y, वो क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन एक होगा, मतलब सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट OB1 का y नहीं है, OB2 के लिए सेपरेट y नहीं है, एक y है जो कि दोनों उसको शेयर करेगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसका सिर्फ सिंगल कॉपी बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना भी बना लो उसका एक सिंगल कॉपी बनेगा और सारे ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करेंगे, बस। चलो ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना ही जानो यार, ज़्यादा जानना ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, 8वां में फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग हम समझ लिए थे ऊपर में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 9वां में है यार फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं जल्दी से, ठीक है। सो फ्रेंड फंक्शन, देखो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। तो देखो फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्लास का प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन होता है, देखो ये क्लास है बॉक्स नाम का, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसको हम फ्रेंड बना दिए हैं, फ्रेंड कीवर्ड लगा के, ठीक है। तो ये फ्रेंड फंक्शन बन गया। ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ये बस ऐसे ही कोई फंक्शन है, क्लास की गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। क्लास के अंदर है लेकिन क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, इसमें बस एक फ्रेंड फंक्शन लग गया। ये लगाने का बेनिफिट क्या है कि देखो प्राइवेट मेंबर को तो हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन क्या हुआ, एक ऐसा फंक्शन है विच कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास, दो इट इज़ नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास,
ठीक है, क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट से कॉल करने की ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है, ये जो अपना पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है, और रिटर्न कर रहा है, देखो लेंथ को, लेंथ क्या है, लेंथ है प्राइवेट, तो प्राइवेट को एक्सेस करके रिटर्न कर दे रहा है, समझते हैं। देखो बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया बी नाम का, ठीक है। अब देखो इसको कॉल कैसे कर रहे हैं, अगर एक क्लास का मेंबर फंक्शन होता है इसको ओबी डॉट लिखना पड़ता, देखिए ओबी डॉट मतलब बी डॉट लिखना पड़ता, लेकिन ये मेंबर फंक्शन नहीं, इसलिए डायरेक्ट प्रिंट लेंथ करके एक फंक्शन कॉल कर दिए, ठीक है। और बी जो ऑब्जेक्ट है उसको इसमें पैरामीटर में भेज दिए, तो अब क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट भेजेंगे उसका बी डॉट लेंथ को ये रिटर्न कर देगा, उसके अंदर जो लेंथ है प्राइवेट में उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही है यार फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फिर से फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। इट इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, दैट मीन्स इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ अ क्लास, सो वी कैन कॉल इट डायरेक्टली विदाउट ऑब्जेक्ट्स, इट रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। ओके, बस इतना समझना जरूरी था। चलो फ्रेंड फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट यार कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, देखो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, चलो देखते हैं एक बार क्या होता है। देखो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। देखो ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेन में आके एक ए नाम का वेरिएबल बना दिए 40, ठीक है, और क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर, और फन ए को कॉल करते हैं, इसको हटाओ, और फन ए को कॉल करते हैं, मतलब एक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसके अंदर ए वैल्यू भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आगे क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 20। तो फिर से अगर ए को प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू चेंज होगा, मतलब देखो ए 40 था, अब ये यहाँ गया, अब यहाँ जाके ए का वैल्यू हो गया 20, तो अब फिर से अगर ए को प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू हम भेज रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू है, देखो वैल्यू भेजें तो यहाँ गया, तो क्या हुआ, वो जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो जो भी वैल्यू है उसका एक कॉपी बन गया, उसका एक कॉपी बना और उसमें चेंज हुआ, उसका वैल्यू हो गया 20, ठीक है। ओरिजिनल वाले में चेंज नहीं हुआ, एक कॉपी बना, मतलब जो वेरिएबल भेजे ना उसका एक कॉपी बना और उसका वैल्यू चेंज हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उसका वैल्यू में कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, 40 का 40 ही रह गया। अब दूसरा केस समझो, जिसमें फिर से हम क्या किए, एक फंक्शन में ए भेजे, लेकिन इस टाइम यहाँ पर देखो m% लगा हुआ, यहाँ पर नहीं लगा तो यहाँ लगा। इसका मतलब क्या, कि जो वेरिएबल भेज रहा है उसका ये एड्रेस रिसीव कर रहा है, रेफरेंस रिसीव कर रहा है, एड्रेस। तो क्या कर रहा है, ए = 20, मतलब उसी एड्रेस पे जाके वैल्यू 20 लिख दिया। तो अब अगर ए प्रिंट करेंगे तो 20 चेंज हो जाएगा वो ए का वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। पहले में क्या हुआ, पहले में कॉपी भेजाया, ठीक है, कॉपी एक बना और कॉपी पे काम हुआ, और दूसरे में क्या हुआ कि एड्रेस भेजाया, रेफरेंस भेजाया, तो उसी एड्रेस पे काम हुआ, उसी एड्रेस में चेंज हो गया वैल्यू, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू चेंज हुआ और जो वैल्यू चेंज किए फंक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो यही है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू और ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे यार, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, देखो याद रखना, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ये हो गया फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो जो एक्चुअल पैरामीटर है वो कॉपी हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर में, सो दैट ओरिजिनल वैल्यू डज नॉट चेंज, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस क्या हो गया कि अ रेफरेंस टू द ओरिजिनल वेरिएबल इज सेंड एंड द चेंजेस इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द कॉलिंग पार्ट। समझ में आ गया। तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यार इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है वो समझो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है वो समझते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है। देखो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है समझना, एक कोड से समझ लो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ये सब क्या। देखो एक z नाम का एक क्लास है,
ठीक है, और एक z नाम का फंक्शन भी है, तो यही है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टर, ये एक z एक और है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन देखो ये फंक्शन ये तो ओवरलोड हो गया है, ये ओवरलोड, ठीक है। इसमें एक पैरामीटर नहीं, इसमें एक पैरामीटर है, तो ये कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और एक और कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दो तरह का कंस्ट्रक्टर क्या क्या हुआ, एक हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हुआ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये है आपका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके। अब क्या है, देखो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, एक प्रॉपर्टीज़ है, याद रखना। पहला तो जो भी कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्या होगा, जो क्लास का नाम है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, कोई भी रिटर्न टाइप इसका नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, ठीक है। ये कब कॉल होता है, ये कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। मतलब देखो z का एक ऑब्जेक्ट बना ob ना, तो z का जब ऑब्जेक्ट बना ob, ठीक है, तो कौन सा कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर तो नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिक कॉल हो गया। z को कॉल करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये कॉल हो जाएगा। और जब फिर से z के ob1 एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें पैरामीटर 2 है, तो कौन वाला कॉल होगा, ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर रिसीव कर रहा है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, z को कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट and it is automatically called when the object is created. It has no return type, not even void, and its name is same as a class name. बस इतना याद रखो, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो जो भी कंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है, उसका काम क्या है कि जो भी वेरिएबल है, जो भी ऑब्जेक्ट, उसको इनिशियलाइज करता है। और ये क्या करता है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करता है जो भी ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और ये भी ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ये कॉल करने की जरूरत नहीं। जब भी प्रोग्राम का स्कोप खत्म होता है, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, जो भी ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेमोरी रिलीज हो जाता है, ठीक है, ओके। डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर बस यही डिफ़ॉल्ट वाला होता है, और कुछ इसमें नहीं होता है, यही डिस्ट्रक्टर है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रेफरेंस और पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। रेफरेंस और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है, ये सब जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस और पॉइंटर क्या होता है देखते हैं, ओके। देखो रेफरेंस क्या हुआ, रेफरेंस क्या होता है, देखो मान चलो एक वेरिएबल है x नाम का, ठीक है, और एक ऐसा करके वेरिएबल बना है int m%ref नाम का एक वेरिएबल बना है, ठीक है, और x इक्वल टू x। तो ये मतलब क्या हुआ ना कि रेफरेंस क्या होता है, एक अलायस होता है। अलायस मतलब क्या होता है, एक दूसरा नामकरण कर दिए, ठीक है। x का जो नाम था वो नामकरण कर दिए ref, m%ref कर दिए, तो रेफरेंस बन गया x का, मतलब x का ये एक दूसरा नाम बन गया, ठीक है। तो x को अब हम ref के नाम से भी कॉल करेंगे तो यही कॉल होगा, एक्सेस होगा। अब मान लो ref का वैल्यू चेंज कर दिए 19, तो ये क्या होगा, x का वैल्यू भी 19 हो जाएगा। अलायस मतलब उसका दूसरा नाम है, ठीक है, बस। तो ref में जो भी चेंज करेंगे वो x में चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस, ठीक है। पॉइंटर क्या होता है यार, पॉइंटर क्या होता है कि ये एक a है नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करते इंट एस्ट्रिक्स x इक्वल m%a, मतलब क्या कि जो भी a का एड्रेस है उसको एक x नाम का वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो x के अंदर क्या होगा, तो x के अंदर होगा एड्रेस a का, और अगर एस्ट्रिक्स x प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, तो ये उसका वैल्यू प्रिंट करेगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है, मतलब a को पॉइंट कर रहा है तो a का वैल्यू प्रिंट करेगा इस केस में। ये होता है पॉइंटर। तो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल होता है विच पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस इज एन अलायस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एन वेरिएबल। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि देखो जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस नल नहीं हो सकता है। मतलब क्या कि रेफरेंस हम नल नहीं कर सकते, ठीक है। रेफरेंस मतलब सेकंड नेम है तो किसी ना किसी का सेकंड नेम होगा ही, ऐसा नहीं कि खाली है वो। पॉइंटर नल हो सकता है, मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, हो सकता है, ठीक है। जो पॉइंटर है वो वॉइड हो सकता है। वॉइड मतलब क्या,
वॉइड मतलब क्या कि वो किसी भी टाइप का मतलब वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेफरेंस में आप कोई वॉइड नहीं रख सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस डेटा टाइप के लिए अल्टरनेटिव नेम खोज रहे हैं। ठीक है, ये देखो वॉइड m% दिस इक्वल्स टू m%, ऐसा कर सकते हैं वॉइड, लेकिन ये रेफरेंस में नहीं होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि पॉइंटर नल वॉइड हो सकता है और रेफरेंस वॉइड नहीं हो सकता है। ठीक है, जो ये नल हो सकता है, कौन नल हो सकता है? रेफरेंस कैन नॉट बी नल, सॉरी कैन नॉट बी नल, लेकिन पॉइंटर नल हो सकता है। रेफरेंस, आई कैन राइट रेफरेंस। ठीक है, चलो तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो। पॉइंटर में क्या होता है कि n लेवल ऑफ इंडायरेक्शन होता है, मतलब एक सिंगल पॉइंटर होता है जो कि एक वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट करेगा, एक डबल पॉइंटर होता है जो कि एक पॉइंटर के एड्रेस को रखेगा, एक ट्रिपल पॉइंटर होता है जो कि पॉइंटर को पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। और रेफरेंस ऐसा नहीं होता है, सिंगल होता है, लेवल ऑफ इंडायरेक्शन होता है, मतलब एक वेरिएबल का ऑल्टरनेटिव नेम होगा बस। एक बार रेफरेंस बन गया मतलब किसी का ऑल्टरनेटिव नेम आ गया, तो फिर किसी और के वेरिएबल का ऑल्टरनेटिव नेम नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, मतलब एक बार जिस वेरिएबल का ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया, बस उसी के वेरिएबल का ऑल्टरनेटिव नेम रहेगा, और कोई वेरिएबल का भी ऑल्टरनेटिव नेम नहीं रख सकता है। लेकिन पॉइंटर क्या है कि एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, कुछ समय बाद दूसरे वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकता है, तो वही है। ठीक है, रेफरेंस कैन नॉट लेटर बी मेड टू रेफरेंस अनदर ऑब्जेक्ट। एक बार बन गया तो बन गया, रीसेट नहीं हो सकता। लेकिन पॉइंटर के साथ हो सकता है, वो एक वेरिएबल पॉइंट कर रहा हो सकता है, खुद में किसी और वेरिएबल को पॉइंट करे, वैसा हो सकता है। तो बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है समझते हैं। देखो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि देखो क्या होता है समझना। जैसे फंक्शन ओवरराइड हमने पढ़ा था, बस वही है। अब समझो क्या हो रहा है। देखो क्लास एक पर्टिकुलर केस के लिए वर्चुअल फंक्शन काम आता है, वो केस आपको समझना। एक मान लो एक क्लास है बेस नाम का, ठीक है, जिसमें एक प्रिंट फंक्शन है। एक क्लास है डिराइव जो कि बेस से इनहेरिट हो रहा है, और उसके अंदर भी एक अपना एक प्रिंट फंक्शन है। देखो दोनों सेम है, यही ओवरराइड होता था ना। अब देखो ये स्पेशल केस है, जब तुम डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, और बेस क्लास का एक पॉइंटर बना के, बेस क्लास का पॉइंटर वो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। देखो डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर, और डिराइव क्लास का एक m% मतलब एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है? बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर। तो और जब फिर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ऐसे ओवरराइड के केस में क्या होता था? कौन सा फंक्शन कॉल होता था? जो डिराइव वाला था। लेकिन इस केस में कौन सा कॉल होगा? तो इस केस में कॉल हो जाता है बेस क्लास का पॉइंटर कॉल हो जाता है, बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी डिराइव क्लास का फंक्शन है वो कॉल होता है। तो वर्चुअल फंक्शन क्या हो गया कि वर्चुअल फंक्शन ये इंश्योर करता है कि जो फंक्शन है वो ओवरराइड हो सके। ठीक है, अगर यहाँ पर आप वर्चुअल लगा देंगे, ठीक है, इसको अगर हम मान लो यहाँ पर हम वर्चुअल लगा दें, वर्चुअल, एक मिनट, ये वर्चुअल पहले लगता है शायद, ये वर्चुअल लग गया, वर्चुअल वॉइड। ठीक है, तो ये वर्चुअल इसमें लगा दिए, तो अगर अब कॉल करेंगे ये, तो कौन सा कॉल होगा? अब तो डिराइव वाला कॉल होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस के लिए है, समझना। ये तो समझ में आ गया होगा कि सेम नाम का फंक्शन बेस और डिराइव क्लास दोनों में है। अब जब भी डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है और बेस क्लास का पॉइंटर पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को, और फिर फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है। मतलब क्या कि ओवरराइड नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि ओवरराइड हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं उस फंक्शन में। ठीक है, तो अब कौन सा कॉल होगा? अब डिराइव वाला कॉल होगा, तो उसी को बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। होपफुली क्लियर होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यार? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक समझते क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो उसमें दो तरह का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंपाइलर कर देगा। मतलब मान के चलो जब छोटा कोई बॉक्स को तुम बड़े बॉक्स के अंदर रखोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही बात है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कोई छोटा डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में रखोगे तो रखा जाएगा और डेटा भी लॉस नहीं होगा, तो वो होता है इम्प्लिसिट। ठीक है, देखो बुल
से बड़ा डेटा टाइप क्या है, कैर, उससे बड़ा है शॉर्ट, उससे बड़ा इंट, इंट से बड़ा अनसाइंड, लॉन्ग। तो जब तो क्या कर रहा है देखो यहाँ पर एक इंट num1 करके एक इंट वेरिएबल इंटीजर, ठीक है, उसको किसके अंदर रखना है, फ्लोट के अंदर रख रहा है, ठीक है। तो ये रखा जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे को तुम बड़े के अंदर रखो तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इम्प्लिसिट, मतलब जो कंपाइल अपने आप हायर ऑर्डर जो हायर ऑर्डर डेटा टाइप में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, कंपाइलर करता है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट मतलब जो हम फोर्सफुली हम करते हैं, ठीक है, यूज़र इंटरवेन करता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि num1 को एक्सप्लिसिट फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लिसिट ऐसे लिख दिया ना तो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया num1। अब उसको num2 में असाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मतलब क्या समझते हैं कि मान चलो यार एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर 4 पैरामीटर है, ठीक है। अब देखो ये राइट टू लेफ़्ट अगर हम इनिशियलाइज़ करना स्टार्ट करें, मतलब इसको 0 कर दिए, इसको 0 कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पैरामीटर में अगर सिर्फ 2 ही भेजोगे तो ये क्या ऑटोमेटिक ये दोनों 0 ले लेगा, ठीक है। अगर आप देखो आप 3 भेजे तो ये ऑटोमेटिक ये चौथा वाला 0 ले लेगा। अगर आप 4 भेजे तो यही 4 वैल्यू कंसीडर होगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर वो पैरामीटर अगर नहीं रिसीव होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू ले लेगा, तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। ओके चलो अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यार इनलाइन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इनलाइन फंक्शन, फिर है मैक्रोस और दिस पॉइंटर, एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलो ये 4 को देखते हैं और ये 2 आपको करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, आप खुद से करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मुझे बताना क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया। ये 2 टॉपिक ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। मैं डेफिनेटली इसकी एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो तो ये 4 को देखते हैं क्या होता है, इनलाइन, मैक्रो, दिस और एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलो हाँ तो देखते हैं इनलाइन फंक्शन क्या होता है, समझते हैं इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो एक नॉर्मल फंक्शन जिसको हम इनलाइन कीवर्ड से इनलाइन फंक्शन बना दिए, ठीक है। इनलाइन लगा दो कोई फंक्शन है तो इनलाइन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यूब 3 कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को 3 पैरामीटर में भेज रहे हैं। तो इनलाइन बनाने का मतलब है कि जो भी पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन पूरा ये उठ के यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, मतलब इसके जगह पे ये आ जाएगा पूरा इसका फंक्शन, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन मतलब क्या होता है, इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज कॉल्ड, मतलब जो भी ये फंक्शन है ये क्यूब यहीं पर एक्सपेंड होके यहीं पर आ जाएगा, मतलब ये जो भी इसका डेफिनेशन है वो उठ के यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। व्हेन द इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड, होल कोड ऑफ द इनलाइन फंक्शन गेट्स इंसर्टेड और सब्स्टिट्यूटेड एट अ पॉइंट ऑफ इनलाइन फंक्शन कॉल, मतलब जहाँ से आप इस फंक्शन कॉल कर रहे हो वो पूरा डेफिनेशन उठ के वहाँ इंसर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन, ठीक है। हाँ चलो ठीक है बढ़िया, इसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। अब मान लो कि इनलाइन फंक्शन एक डीमेरिट है, कब डीमेरिट हो सकता है, मान के चलो यार कि ये जैसे सिंपल कोड है, बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है। तो अगर इसको इनलाइन बनाएंगे तो ये कोड पूरा उठ के यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार जितना टाइम ये इवेलुएट करने में नहीं लग रहा है एस इंटू एस उतना टाइम इसको कॉपी पेस्ट करने में लग जाएगा, ठीक है। तो ये डीमेरिट है इसका, ये छोटा डेफिनेशन है तब इसको इनलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा, जितना टाइम आपका यहाँ से यहाँ कंट्रोल को जाने में लगेगा उससे कम टाइम लग रहा है इसका कैलकुलेट करने में, तो टाइम आने जाने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, इसलिए ये इनएफिशिएंट हो जाएगा इस केस में। तो ये कब सूटेबल, जब बहुत बड़ा डेफिनेशन हो यार, ठीक है, बार बार आपको कॉल ना करना हो, तब ये सही है इनलाइन बनाना। चलो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था मैक्रोस। मैक्रोस समझते हैं क्या होता है, ठीक है। मैक्रोस क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हैज़ डिफाइन से इसको करते हैं डिक्लेयर, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या हुआ, हैज़ डिफाइन लिमिट, लिमिट का नाम हम दे दिए 5, तो प्रोग्राम में जहाँ भी लिमिट होगा, लिमिट यूज़ होगा वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर एक लूप चला आई लेस लिमिट, तो लिमिट की जगह क्या आ जाएगा 5, बस यही है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं जैसे यहाँ एरिया 11,12, तो ये वाला जो है ये
एरिया 11, इसका नाम क्या दे दिया, देखो एरिया L इंटू बी, इसका नाम क्या दे दिया है हम, इसका सब्सटीट्यूट ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर L इंटू बी। L क्या है 11 इंटू 2, 11 इंटू 12 यहाँ लिखा जाएगा। तो यही है मैक्रोज, ना कोई पीस ऑफ कोड को नाम दे दिए और जहाँ जहाँ वो कोड उस नाम से दिखेगा वो रिप्लेस हो जाएगा जो भी आपने डिफाइन किया है उससे, इसको बोलते हैं मैक्रोज। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशन, ये ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि एक्सेप्शंस क्या होता है, सबसे पहले रन टाइम एनोमलीज होता है, मतलब एब नॉर्मल बिहेवियर होता है। ठीक है, कभी अपना प्रोग्राम हो सकता है सपोज तुमने कोई नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो वो एब नॉर्मल कंडीशन हो गया, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, वो इन्फिनिटी से डिवाइड नहीं होता है, 0 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम कभी कभी हैंडल करना पड़ता है ताकि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हो जो भी वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, वो वर्क करते रहे। तो देखो 3 चीज़ होता है इसमें, एक होता है ट्राई, एक कैच और एक थ्रो। ठीक है, ट्राई क्या होता है कि वो कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। कैच में क्या रखते हैं कि अगर एक्सेप्शन आया तो क्या परफॉर्म, कौन सा कोड परफॉर्म करना है, क्या करना है, तो ये लिखते हैं कैच के अंदर। थ्रो क्या होता है कि मतलब किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं, किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, वो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी एक छोटा छोटा होता है जैसे फाइनली। फाइनली क्या होता है, ठीक है, जो कि मतलब ट्राई के बाद, मतलब कि फाइनली मतलब वो कोड होता है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक्सेप्शन आए या ना आए वो कोड हमेशा एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, और एक फाइनलाइज होता है। फाइनलाइज क्या करता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसके पहले इसको कॉल करते हैं ताकि जो भी मतलब जो भी पहले से मेमोरी जो भी बना उसको डिस्ट्रॉय, मतलब जो भी पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको पहले हम क्लीन कर पाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग। से एक छोटा सा कोड देख लेते हैं। तो ये हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब ये कॉपी, कंस्ट्रक्टर और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों टॉपिक को हम बाद में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ यार प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।